गुड मॉर्निंग क्लासेस। आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर भारत के प्रमुख यात्री व यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया था। हमारे यहाँ के प्रमुख यात्री जिन्होंने अपने यात्राओं के वृत्तांत दिखे थे, वृत्तांत का मतलब मैंने आपको बता दिए कि यात्रा के दौरान जो भी बातचीत या फिर जो भी कारण निवारण या फिर कुछ भी देखा करा उसको लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। जिससे इन यात्रा वृत्तांतों के कारण हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो प्रमुख यात्रा वृत्तांत जो हमारे भारत के थे वो 3 यात्रा वृत्तांत थे, किताब उल हिंद, रिहला और ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ओके, और वो 3 इन यात्रा वृत्तांत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी यात्री कौन थे, तो वो मैंने बता दिया है कि अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये कौन सी शताब्दी में हमारे यहाँ पर आए थे वो भी हमने बता दिया है कि 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी आए थे। 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी आए थे, 14वीं शताब्दी के अंदर इब्न बतूता आए थे और 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर आए थे। और पिछली क्लास में मैंने अल बिरूनी का कंप्लीट पूरी की पूरा परिचय और उनकी पूरी की पूरी जानकारी और किताब उल हिंदी के बारे में भी जानकारी दे दी थी। इब्न बतूता हमारा जो ये पॉइंट था ये चल रहा था और इब्न बतूता के बारे में थोड़ी बहुत परिचय देने के बाद मैं उनके रिहला के बारे में बता रही थी। और रिहला में 3 प्रमुख चीजों का उन्होंने वर्णन किया था, 3 प्रमुख आश्चर्यजनक चीजों का वर्णन किया था उन्होंने। सबसे प्रमुख थी संचार प्रणाली, सेकंड था नारियल, थर्ड था पान। और हम लोग उसमें संचार प्रणाली के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पिछली क्लास में कि संचार प्रणाली वहां की 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? दावा संचार प्रणाली और उलूक संचार प्रणाली। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुकी हूं कि दावा दौड़ करके संचार व्यवस्था करने वाला व्यक्ति और उलूक घुड़सवार व्यक्ति को उलूक कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट इन नारियल और पानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने सेकंड जो सबसे विचित्र चीज बताई थी वो थी नारियल, जो कि अफ्रीका में था ही नहीं। नारियल को उन्होंने देखा था कि सफर के अंदर नारियल ऐसा फल था, नारियल ऐसा विचित्र फल था जिससे भूख व प्यास दोनों मिट सके। ओके, सेकंड, ये अफ्रीका में नहीं होता था। थर्ड, नारियल की तुलना मनुष्य के सिर से की गई है। फोर्थ, नारियल को फोड़ने के बाद उसके अंदर पानी व सफेद पदार्थ होता है जो खाने व पीने के लिए प्रयोग में आता है। आप सभी ने देखा होगा कि नारियल का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, नारियल को फोड़ते करते हैं
तो उसके ऊपर 3 ऐसे कैसे छेद होते हैं जो 2 आंख या एक मुंह के रूप में हम लोग मानते हैं। उसके ऊपर मनुष्य के सिर के समान बाल होते हैं और अंदर जब उसको हम फोड़ते हैं तो मनुष्य के जो सिर होता है, सिर के अंदर जो नसें वगैरह होती है उस नुमा एक सफेद कलर का पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो इसलिए अफ्रीका के लोगों को समझाने के लिए ये एक्सप्लेन जो है इब्न बतूता ने किया। किसने किया ये? इब्न बतूता ने। ये एक्सप्लेन किसने किया बेटा? इब्न बतूता, जो कि यात्री था कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीका में सबसे बड़ा जो फल पाया जाता था वो सिर्फ खजूर ही था। तो खजूर वहां पर सबसे बड़ा फल था, लेकिन हमारे यहाँ पर जो फल पाया जाता है वो सबसे बड़ा फल कौन सा था? नारियल था। और उस नारियल की विचित्रता को उन्होंने देखते हुए अपने अफ्रीका वासियों को बताने के लिए उन्होंने ये सारा का सारा वर्णन किया कि ये इस प्रकार का था, जिससे वहां के निवासियों को इसके बारे में समझ में आ जाए। थर्ड वस्तु थी बेटा पान। जब इब्न बतूता यहाँ पर आता है और वो देखता है कि एक पत्ते नुमा जो पान होता है उसके अंदर कुछ पदार्थ को डाल करके खाया जाता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो उन्होंने इस पान की मतलब वर्णन भी अपने अफ्रीका वासियों को बताने के लिए अपने यात्रा वृत्तांत में किया। और इन्होंने क्या वर्णन किया देखिए, वहां के लोगों को कहा गया कि पान अंगूरों के पत्तों के समान होता है। इन पत्तों की अंगूरों के समान, अंगूरों की बेलों के समान बैल होती है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन किया जाता था। अंगूर का उत्पादन इसलिए किया जाता था क्योंकि वहां पर अंगूरी शराब बनाई जाती थी। तो उस अंगूरी शराब को बनाने के लिए वो सिर्फ अंगूरों का ही प्रयोग करते थे, उनके पत्तों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन हमारे यहाँ भारत में अंगूरों की तरह ही एक बैल लगी होती थी, लेकिन उसमें बस इतना फर्क है कि अंगूर यानी कि फल नहीं लगते थे, ओनली फॉर उनके पत्तों को ही प्रयोग में लिया जाता था। तो समझाने के लिए उन्होंने अंगूरों के बेल का जो उदाहरण लिया, ताकि वहां अफ्रीका के जो लोग हैं इस चीज को समझ सके कि किस टाइप की ये पान की बैल होती थी और उनके पत्ते किस आकृति के हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकती हूँ, लिख लूं मैं, पान की बेल के कोई फल नहीं लगता था, बल्कि उसके पत्तों में कुछ पदार्थों को डालकर पान बनाया जाता था। और यह पान खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता था। आगे ही समझ में? मैंने आपको यहाँ की जो इब्न बतूता को 3 आश्चर्यजनक जो भी चीज लगी थी वो मैंने आपको बता दी है। संचार व्यवस्था, नारियल और पान किस प्रकार से अपने देश के लोगों को बताने के लिए उसने किस प्रकार वर्णन किया, ये भी चीज मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं भारत के शहर। इब्न बतूता के अनुसार भारत के शहर, भारत के शहरों में
सबसे बड़ा शहर दिल्ली को बताया। दिल्ली को बताया। ठीक है। सेकंड, सबसे फर्स्ट नंबर का ये शहर है, दिल्ली को बताया। दूसरे नंबर का बड़ा शहर जो दिल्ली के बराबर है, महाराष्ट्र का दौलताबाद। दौलताबाद शहर। तो बेटा आपके अगर प्रश्न आए कि इब्न बतूता ने किन शहरों को भारत के सबसे बड़े शहरों के नाम से जाना है या भारत के सबसे बड़े शहरों का नाम दिया है, तो सबसे पहला शहर तो आएगा दिल्ली। ओके, याद रखना है दिल्ली। और सेकंड शहर आएगा दौलताबाद। इनको इन्होंने बड़ा क्यों कहा? ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग। बड़ा शहर कहने का कारण, फर्स्ट, अत्यधिक चमक धमक व्यवस्था। सेकंड, चारों ओर चहल पहल। थर्ड, अत्यधिक भीड़ व जनसंख्या। फोर्थ, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं। रहने व मनोरंजन की व्यवस्था। 6, अत्यधिक मात्रा में व्यापारिक क्षेत्र। यानी कि ये दोनों शहर बहुत ज्यादा आबादी वाले थे, चारों तरफ जो है चहल पहल थी और अत्यधिक चमक दमक व्यवस्था रहती थी। मतलब चारों ओर चकाधूद होता है ना, ऐसा उजालापन, मतलब चारों ओर भीड़म भाड़, किसी प्रकार का मतलब सन्नाटा नहीं होता था। यहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, मतलब किसी भी चीज की यहाँ पर कमी नहीं होती थी। रहने व मनोरंजन की व्यवस्था थी, यानी सब प्रकार मतलब इसमें कहा जाता है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, चाहे मनोरंजन से लेकर शिक्षा से लेकर किसी भी चीज से, रहने से लेकर के एंड तक किसी भी चीज में इसमें यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। अत्यधिक मात्रा में व्यापारिक क्षेत्र, यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या का आने का सबसे प्रमुख कारण था व्यापारिक क्षेत्र, यानी व्यापार या रोजी रोजगार सबसे ज्यादा था, इसलिए इन क्षेत्रों में अत्यधिक लोग रहा करते थे। तो इन बड़े शहरों का होने का कारण यही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट दिल्ली और सेकंड कौन सा था बेटा? दौलताबाद। ओके, अब नेक्स्ट चलते हम लोग। एक उन्होंने वर्णन किया था ताराबाद का। ताराबाद ये बाजार है बेटा। ताराबाद क्या है? बाजार है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने जो ताराबाद बताया है बाजार, वो क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रमुखतः हमारे को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद बाजार महाराष्ट्र के दौलताबाद शहर में है।
दौलताबाद शहर में है। ये बाजार एक संगीतज्ञ बाजार होता है। कौन सा बाजार होता है बेटा? संगीतज्ञ बाजार होता है। थर्ड, इस बाजार में श्रेष्ठ गुणों वाले संगीत गाने वाले स्त्री व पुरुष होते थे। इस बाजार में बड़े बड़े रईसजादे राजा, साहूकार इत्यादि लोग संगीत का लाभ उठाने के लिए जाते थे। फिफ्थ, इस बाजार में वे अपनी मनपसंद के संगीतकार से संगीत सुन सकते थे और बदले में उनको नजराना या पैसा देते थे। आपको ये बाजार के बारे में समझ में आ चुका था कि ताराबाद महाराष्ट्र के और दौलताबाद शहर में एक ऐसा बाजार है। इस बाजार के अंदर सिर्फ चारों ओर जो दुकानें लगती हैं, उन दुकानों में सिर्फ बेहतरीन प्रकार के संगीतज्ञ लोग बैठे रहते हैं और जो भी लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों के कहते हैं ना कि किसी को गजल सुनने का, किसी को क्या सुनने का ऐसा इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग भी जो संगीत सुनने के इंटरेस्ट होते थे मतलब या फिर सुनते थे, तो वो लोग आते थे और जिस भी मनपसंद कलाकार के सामने जाकर के उनसे अपना मनपसंद गीत सुन करके अपना मनोरंजन करते थे और बदले में उनको कुछ नजराना या फिर पैसा देते थे। आगे हो गया समझ में कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि कई फिल्मों वगैरह में भी बताया जाता है कि किस टाइप से वो अपनी मनोरंजन करने के लिए कहीं नृत्य की जगहों पर जाया जाता है या फिर कहीं पर संगीत सुनने के लिए या कहीं गजलें सुनने के लिए जाया जाता है। तो इसी प्रकार से वो संगीत का ही बाजार था और उनमें मखमली चद्दर व कई प्रकार के जैसे सुंदर सुंदर टेबल्स वगैरह लगी होती थी और उन पर विराजमान होकर के वह जो संगीतज्ञ होता था वह उनको संगीत सुनाया करता था। आगे समझ में, ये ताराबाद ऐसा ही बाजार था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो कि तीसरे नंबर का प्रमुख यात्री था। यहां लिख देती हूं, ये यात्री फ्रांस से आया था। सेकंड, ये भारत आया तब यहाँ के शासक
शाहजहां थे। ये शाहजहां के मुगल दरबार में शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह हैं। दारा शिकोह बेटा, शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, अकबर और एक और था पुत्र। उन चारों पुत्रों में से शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, और दारा शिकोह का ही है चिकित्सक बन के आया। क्या बन के आया? चिकित्सक बनकर आया। दारा शिकोह थोड़ा बीमार रहता था, उसे किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी थी, इसलिए उसके पर्सनल शाहजहां ने एक चिकित्सक रखा, जो कि कौन था चिकित्सक? फ्रांसवा बर्नियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 14वीं शताब्दी में आया। 14वीं शताब्दी में आया और ये बारह वर्ष रहकर वापस अपने फ्रांस लौट गया। इनके द्वारा लिखी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। आपको याद रखना है बेटा कि अल-बुरीनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद है, और इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत या पुस्तक रिहला है, और फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक, या फिर हम लोग इसको यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हैं, कौन सी है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अर्थात जब यहाँ पर मुगल शासक थे उस समय यात्रा की गई, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट, ये प्रसिद्ध चिकित्सक, राजनीतिज्ञ व इतिहासकार भी थे। ये फ्रांसवा बर्नियर का क्या है? परिचय। ये परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का यात्री था? फ्रांस का यात्री था। ये भारत आया तब यहाँ के शासक कौन थे? दिल्ली के सब मुगलों के शासक शाहजहां थे, और ये अब मुगलों के समय जब शाहजहां के टाइम में आए थे तो यहाँ पर किस उपाधि पर रहे या किस पद पर रहे? तो इनको दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे, दारा शिकोह का चिकित्सक, पर्सनल चिकित्सक के रूप में रखा गया था। और फ्रांसवा बर्नियर भारत में कब आया? तो मैंने ये बता दिया है कि 14वीं शताब्दी के अंदर भारत आए, और ये 12 वर्ष यहाँ पर रहने के बाद में वापस अपने फ्रांस लौट गए। इन्होंने यहाँ आने के बाद में 12 वर्ष के अंदर जो भी यहाँ पर देखा करा वो अपनी पुस्तक या फिर यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिख दिया, और इन्हें प्रसिद्ध क्या कहा जाता है? चिकित्सक और राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। एक और चीज यहाँ पर लिखनी है कि इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत फ्रांस के शासक
को समर्पित की। अर्थात यहाँ से पूरी की पूरी यात्रा वृत्तांत लिख करके ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो पुस्तक यात्रा वृत्तांत था वो अपने फ्रांस के राजा को ले जा करके दे दिया, उनको समर्पित कर दी। ये आ चुका है परिचय। अब इसके अंदर मैं थोड़ा कुछ बता देती हूँ कि फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत अभी मैंने बता ही दिया था कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इनका यात्रा वृत्तांत है, यह पुस्तक है। इसमें इन्होंने भारत व फ्रांस या यूरोप की तुलना की है। आ गया समझ में? तुलना की है कि भारत कैसा है और फ्रांस कैसा है। फ्रांस कहां पर है? यूरोप में है। सेकंड है, भारत को फ्रांस से तुच्छ बताया गया है, तुच्छ बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के शहरों को शिविर नगरों के नाम से पुकारा गया है। शिविर नगरों के नाम से पुकारने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि मतलब शिविर कहा जाता है ना कि हम कहीं पर भी जाए तो वहां पर अपना घर बना सकते हैं, वापस हटा करके फिर लेके जा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उनको हम लोग स्थापित भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो मुगल नगर थे वो भी इस टाइप से थे कि जहां पर सुविधा हुई तो मुगल एम्पायर या फिर मुगल राजा के अधीन होकर के वो शहर खूब आबाद रहता था। लेकिन जैसे अगर राजा वगैरह कहीं इधर उधर चले जाते थे या अपने क्षेत्र का बदलाव कर देते थे तो वहां के शहर भी ऐसे कैसे उजड़ जाते थे, जैसे हम लोग शिविर नगरों को उजाड़ देते ना, उस टाइप से। नेक्स्ट है इसके अंदर भारत में सती प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया गया। इन्होंने सती प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया है। सती प्रथा आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा के अंदर किसी स्त्री को उसके पुरुष के मृत्यु हो जाने पर उसके साथ जिंदा जलाया जाता है और जबरदस्ती इस टाइप से जिंदा जलाया जाता है कि उसको उनके साथ में बांध दिया जाता है और उसकी आवाज कोई और ना सुने, उसके लिए वो लोग कोलाहल करते थे, जिसमें उनके ब्राह्मण व बूढ़ी बुजुर्ग जो औरतें होती थी वो उनका साथ दिया करती थी। और सबसे प्रमुख और खतरनाक जो चीज उन्होंने बताई थी वो थी कपालभाति, जो कि अगर मृत्यु हुए हुए व्यक्ति की अगर कपालभाति करे तो उसमें कोई टेंशन नहीं थी या फिर कोई दर्द नहीं होता था। लेकिन जब जिंदा इंसान की अगर कपालभाति की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर दर्द होता होगा। तो उस दर्द को और उस पूरी की पूरी स्थिति को उन्होंने इसमें वर्णन किया। और बाल विवाह जानते हैं कि वो बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति समझदार नहीं हो जाए और अपनी मनपसंद के अनुसार शादी नहीं कर ले तो वह क्या नहीं कर सकता, बाल विवाह नहीं कर सकता। और इन्होंने विधवा विवाह का भी विरोध किया। भारत को गरीब देश बताया और गरीबी का कारण राजा को बताया, क्योंकि राजा पूरी की पूरी जमीन
वह सत्ता को अपने कंट्रोल में या अपने नियंत्रण में रखता था। अर्थात कोई भी भूमि जो है जनता के अधीन या फिर जनता के नियंत्रण में नहीं होती थी, इसलिए वो उस भूमि का अच्छी तरह से देख रेख भी नहीं करते थे, क्योंकि वो पूरी की पूरी किस पर निर्भर थी, राजा पर निर्भर थी। तो जनता उसकी देख रेख न करने के कारण भूमि धीरे धीरे बंजर कटीली झाड़ियों से युक्त होती गई। इस कारण से वहां पर गरीबी छाती गई। तो उन्होंने मुगल काल के कंप्लीट सारा का सारा वर्णन किया और यहाँ के गरीबी का कारण बताया, यहाँ की क्या क्या ऐसी तुच्छ चीजें थी जिसके कारण यहाँ समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह। इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। उन यात्रा वृत्तांतों के दौरान ही या फिर इन यात्रा वृत्तांतों के द्वारा ही हम लोग अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान पाए हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस समय हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था थी और क्या व्यवस्था नहीं थी। इनका उजागर करने के लिए यात्री जो बाहर के आए थे उन्होंने जो भी ओरिजिनलिटी थी अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखी और इन यात्रा वृत्तांतों के सारे ही हम अपने इतिहास की छोटी से छोटी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा ये यात्रा वृत्तांत व यात्रियों का लेसन जो है खत्म होता है। थैंक यू।